अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2 जुलाई को हाथरस में जो घटना हुई उसको पूरा प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में उस घटना को लेकर बड़ा कोहराम मचा। 121 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, न जाने कितने लोग इसमें घायल हैं, कितने परिवार मिट गए, कितने लोग अनाथ हो गए, कितनी महिलाएं विधवा हो गईं और कितने बच्चों ने अपने बाप खो दिए और कितने पिताओं ने अपने बच्चों को खो दिया। अब जब इसकी SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बाबा कोई कसूरवार नहीं है, सिर्फ सेवादार कसूरवार हैं और छोटे मोटे अधिकारी। तो छोटे अफसरों का बलिदान हो गया, लेकिन राजकुमार बचा लिए गए। ये क्यों बचाए गए हैं और बाबा भी बचाए गए? इसके पीछे के कारण क्या है? क्या ये रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है या फिर राजनीतिक दबाव में तैयार की गई SIT की रिपोर्ट? मायावती का यही आरोप है और वो लीडर हैं जो खुलकर बोल रही हैं और बीजेपी की सरकार जो खुलकर इस पर कार्रवाई नहीं कर रही। दोनों मसले हैं। आज चर्चा इसी विषय पे करेंगे। बहनों भाइयों, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इस मसले पर डिबेट की थी और ओपनली इस बात को डिबेट में सबने स्वीकारा था कि हाथरस के कांड पर राजनीतिक दबाव, वोट बैंक का प्रेशर इतना अधिक है कि सरकार उस पर न्यायपूर्ण कार्रवाई कर पाएगी, इसकी उम्मीद कम है। SIT की जो रिपोर्ट आई है उसने बहुत चीज़ें परिभाषित कर दी हैं। SIT वो इन्वेस्टिगेशन टीम है जो 2 जुलाई की इस घटना के फ़ौरन बाद ये कहकर बनाई गई थी कि 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट देगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहनों भाइयों, दोषियों के नाम पर कुछ सेवादारों को जेल भेज दिया गया और SDM, CO, थानेदार, दरोगा, लेखपाल स्तर के अफसरों को, अधिकारियों को और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। अब इसका जुडिशियल कमीशन बना है, 6-7 महीने साल भर में रिपोर्ट आती रहेगी और जुडिशियल कमीशन के पास कोई ऐसी पावर नहीं होती कि वो सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। यानी इस मामले का पटाक्षेप अब समझिए। इसकी कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अब नहीं हो रही है, सामान्य इन्वेस्टिगेशन है और इस पूरे मामले में राजनीति इतनी अधिक छाई हुई है कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी इसकी उम्मीद बहुत कम है। इस पूरे मामले में जो सर्वाधिक विवाद और आरोप की श्रेणी में रहे हैं वो हैं सूरजपाल उर्फ नारायण साकार उर्फ भोले बाबा। इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई और इनका नाम तक SIT ने अपनी रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया। उनको सूरजपाल उर्फ नारायण साकार का नाम लिखने से SIT डर गई। गिरफ्तारी या कार्रवाई की बात, FIR में नाम की बात, ये सब तो बहुत पीछे की बात है। कार्रवाई करने से भी SIT और पुलिस हिचक गई। क्या कारण है? क्या बाबा बहुत प्रभावशाली हैं? बाबा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन बाबा जिस कम्युनिटी से और जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो बहुत प्रभावशाली है। और हाल ही में जो बीजेपी की पराजय हुई उसके बाद अब बीजेपी की शासन वाली उत्तर प्रदेश की सरकार को डर लगता है अगर उन्होंने उन पर हाथ डाला तो उसका बेहद उल्टा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ मेरिट देखकर कोई न्याय नहीं होता है या अपराधी देखकर कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उसकी जाति देखकर कार्रवाई होती है और ये प्रचलन उत्तर प्रदेश में शुरू से रहा है। तो जो लोग भी इस उम्मीद में बैठे थे कि बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तो सख्त कार्रवाई ये हुई है कि SIT ने बाबा का नाम तक नहीं लिया और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बाबा पर छापे पड़ेंगे, छापे नहीं पड़ रहे। बाबा की प्रॉपर सिक्योरिटी के लिए बड़े बड़े पुलिस अफसरों को तैनात किया गया ताकि उनको और सिक्योर रखा जाए। 121 लोग मर गए, लेकिन अब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई। किसी बड़े सीनियर अफसर जिनको हम कहते हैं राजकुमार, जो हुकूमत के राजकुमार हैं, IAS, IPS या और सीनियर अफसर, लखनऊ में बैठे आला हाकिम, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हो भी कैसे सकती है, क्योंकि यही तो रिकमेंड करते हैं किसके खिलाफ कार्रवाई होनी है और हुकूमत को ही फैसला करना होता है। तो कोई अपने खिलाफ रिपोर्ट देगा क्या? नहीं देगा। अपने सहकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट देगा क्या? नहीं देगा। तो हमेशा इस तरह के मामलों में बलिदान जो है वो PCS देते हैं, PPS देते हैं, इंस्पेक्टर, दरोगा और लेखपाल देते हैं। ये कौम बलिदान के लिए होती है और राजकुमार हुकूमत के लिए होते हैं, मतलब IAS, IPS, लीडर्स, मिनिस्टर्स और ऐसे बाबा लोग, ये तो स्वघोषित राजा हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई का जोखिम कौन ले सकता है? लिहाजा जो न्याय और अन्याय के नगाड़े बजाते हैं वो कृपया इस मामले को देखें और ये तय करें कि वो कितना न्याय कर रहे हैं।
आज मसला इस बात का है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद मायावती ने आज एक ओपन स्टेटमेंट लिखा ट्विटर पे, और उन्होंने लिखा कि ये एसआईटी की जांच रिपोर्ट घटना पर आधारित नहीं है, ये घटना की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। मायावती लिखती हैं कि ये रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है एसआईटी की, और उन्होंने डिमांड की कि भोले बाबा के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और पाखंड अंधविश्वास का इस देश प्रदेश में जगह नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने खामोशी अख्तियार कर ली है, कुछ भी नहीं बोल रही। एक्चुअली सूरजपाल उर्फ नारायण साकार उर्फ भोले बाबा दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके ज़्यादातर फॉलोअर ओबीसी कम्युनिटी के हैं, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, यादव और दलितों की जितनी भी कम्युनिटी है, जाटो, नॉन जाटो, सभी। अब इतनी बड़ी कम्युनिटी के वो बाबा हैं, और जैसा कि मैंने पिछली कुछ डिबेट में आपको बताया कि इस प्रदेश में अपर कास्ट के बाबा अलग हैं, कारपोरेट सेक्टर के बाबा अलग हैं, तो दलितों और पिछड़ों के भी बाबा हैं। तो अब इन पर कार्रवाई का जोखिम कौन ले सकता है? लेकिन जब आप न्याय के जगह पर बैठे हो तो आपको न्याय करना चाहिए। इस मामले में न्याय होता नहीं दिख रहा, इसलिए प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ इस मसले पर आए स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज इस पर हम खुली चर्चा करते हैं कि आखिर सूरजपाल उर्फ नारायण साकार उर्फ भोले बाबा को बचाया क्यों जा रहा है, और पुलिस राजनीतिक रिपोर्ट कब से देने लगी। खैर शुरू से देती रही है, इस मामले में तो लोगों ने ताज़ा देखा, लेकिन इस मामले में अगर कोई बुरी तरह एक्सपोज हुआ है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस हुई है। कुछ स्टेटमेंट सुनिए आप। बहन जी ट्वीट ही करती हैं और कहीं जाती नहीं है, और परिणाम उनके सामने आया है। कोई नहीं गया कि मिलने उनका, उनके दल का कोई व्यक्ति नहीं गया। 100 से लोगों की जानें गई हों, तमाम लोग चोटिल हुए हों, वहाँ हमें उनके प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार इतनी बड़ी घटना के बाद जो गुस्सा था उसको कंट्रोल करने के लिए एक आनन फानन में छोटे अधिकारियों को सस्पेंड करके और बहुत सामान्य से लोगों को पकड़कर जेल में बंद करके अपनी पूरी कर्तव्यों से इतिश्री कर लेना चाह रही है। सरकार जो है वो जो एक्चुअल में दोषी उनको बचाना चाह रही है, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। इसको निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच पुनः करा करके जो लोग दोषी उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। तो बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। के गौतम जी मेरे साथ मौजूद हैं, सॉरी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सॉरी वो झटके में निकल गया, कोई बात नहीं, हम लोग तो रोज़ ही साथ काम। तो मेरे साथ अंशु अवस्थी हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। के गौतम जी मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और दलित समाज के जाने माने चिंतक हैं। सुशील दुबे जी बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार मेरे साथ इस मसले पर चर्चा के लिए मौजूद हैं। राजपाल कश्यप फॉर्मर एमएलसी हैं और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। और AKD द्विवेदी फॉर्मर DG उत्तर प्रदेश पुलिस के। और बीरेन्द्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। AKD द्विवेदी साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ और मेरा पहला प्रश्न आपसे है, SIT की ये जो रिपोर्ट आई है ये बड़ी चिंता में डालती है, क्योंकि इसमें घटना पर हम सब ये उम्मीद कर रहे थे कि कुछ जिम्मेदारियां तय की जाएंगी, लेकिन छोटेों का तो बलिदान हो गया, उन पर सस्पेंड वगैरह कर दिया गया, लेकिन बड़े स्तर पर जिला या लखनऊ स्तर पर किसी की जवाबदेही और जो मुख्य अभियुक्त जिन्हें बताया जा रहा था उनका तो नाम का जिक्र तक भी रिपोर्ट में नहीं है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। SIT की रिपोर्ट की प्रमुख बातें अखबारों और टीवी चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे भी देखने को मिली। तो कई बातें बड़ी अटपटी, बड़ी अजीब मुझे लगी। उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ, जैसे कहा गया कि भीड़ को आमंत्रण दे करके बुलाया गया, आयोजकों द्वारा पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। दूसरा है वो अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को जानकारी नहीं दी गई, पुलिस को अंदर वहाँ आयोजन स्थल पर जाने नहीं दिया गया। ये सब बातें बड़ी अजीब हैं। मतलब जब जो SDM ने अनुमति दिया था उसकी शर्तों का पालन आयोजकों द्वारा नहीं किया गया, तो ये सब चीज़ें बहुत अजीब लग रही हैं। ये आज कार्यक्रम
होने के बाद जो दुखद घटना हो गई, घटना के बाद ये कहना बिल्कुल मुझे बेतुका लग रहा है। ये तो कार्यक्रम होते समय ही या कार्यक्रम जब होने वाला था उसके पहले से ही ये सब चीज़ें देखी जानी चाहिए थी पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि जो शर्तें लगाई हैं एसडीएम ने उन शर्तों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कार्यक्रम को होने ही नहीं देना चाहिए था। बड़ा अजीब लगता है कि पुलिस के लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। कैसी पुलिस है सर? मुझे हैरानी है, 4 सीनियर थोड़ा सा आईपीएस अधिकारी इसके जांच में, एसआईटी में लगे हुए थे और अंत में जांच करके ये निकाल के दिए हैं। ये बड़े आश्चर्य की भी बात है और कई बार तो शर्म आती है कि ये लोग जांच कर रहे हैं या फिर ये क्या कर रहे हैं। इतने नाकाबिल हैं कि इनको एक जांच करनी नहीं आती। इनसे अच्छी जांच तो हमारे दरोगा कर सकते हैं। मैं सहमत हूं कि जांच जो है पूरा तसल्ली वाला नहीं रहा है। बहुत छोटा जिला है हाथरस जो है, और जब ये नया जिला बना उसके पहले हाथरस का काम सारा एक एसडीएम, एक सीओ ही देखते थे और अलीगढ़ जिले का हिस्सा हुआ करता था। हम आप सभी लोग जानते हैं जी। तो छोटे से जिले में अगर अधिकारियों को खबर न हो, एलआईयू रोज रिपोर्ट देती है एसपी को कि आज क्या कार्यक्रम जिले में हुए और कल क्या होने वाले हैं, फिर भी जिले के एसपी को, डीएम को कोई खबर ही नहीं। ये सब बातें थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लग रही हैं। बाबा ने तो तमाम सेना बना रखी थी, नारायणी सेना है, गरुड़ सेना है और कौन कौन सी सेना है। तो सेना अगर मौके से हादसा हो जाने पर भाग जाती है तो सेना का तो सेनापति जिम्मेदार होता ही है। अब सेनापति को बुलाने का मतलब बाबा को बुलाया गया, उसने कुछ जवाब नहीं दिया। नहीं सर, एक नोटिस तक भी इन्होंने नहीं भेजी। इनकी हिम्मत नहीं है कि उसको, हाँ गरीब आदमी हो तो उसकी छाती पे बैठ के अभी गला दबा देती है पुलिस, लेकिन वो चूंकि बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं इसलिए उनसे पूछने का हौसला इनके भीतर नहीं है। गरीब आदमी की तो अभी अंतड़ी निकाल लेते ही है। आप सही कह रहे हैं, ऐसा होता है, देखने में आया है, लेकिन उनसे अवश्य पूछा जाना चाहिए, अवश्य पूछा जाना चाहिए। सेना तो उन्होंने बनाई, नारायणी सेना, गरुड़ सेना और कौन कौन सी सेना, हमने आपने तो बनाई नहीं। सेना क्या करेगी उन्होंने बताया, सेना का खर्चा पानी वो देते होंगे, व्यवस्था करते होंगे। तो सेनापति शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं डिबेट को नेक्स्ट टेबल पे ले चलता हूं और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर राजपाल कश्यप मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कश्यप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है, आपकी पार्टी और आप उससे सहमत हैं या आप मानते हैं कि रिपोर्ट गलत है और बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है और सरकार, हाथरस में एक घटना और घटी थी, उस वक्त भी प्रशासन का और सरकार का रवैया ठीक नहीं रहा था और ऐसी घटनाएं सरकार की नाकामी है। सही बात कहा, इंटेलिजेंस इनकी कहाँ थी, एलआईयू कहाँ थी? अगर उन्होंने परमिशन ली तो प्रशासन ने क्या व्यवस्था की थी वहाँ? और घटना घट गई तो उसके बाद में और लोगों की जानें बचाई जा सकती थी, तो सरकार की क्या व्यवस्था थी? सरकार का फेल्योर है और सरकार हर मोर्चे पे फेल रही है। हाथरस की पुरानी घटना भी है, आप देखिए, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए रात के 12 बजे अंतिम संस्कार कर दिया था। क्या आप मायावती के इस आरोपों से सहमत हैं चर्चा हुई थी कि एसआईटी की रिपोर्ट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित रिपोर्ट है? देखिए, उनकी वो क्या कह रही हैं उनसे तो हमें लेना देना नहीं, वो क्या कह रही हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो निष्पक्ष जांच करा के जो भी दोषी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। और सरकार फेल रही है, अगर जाने बचाने में सरकार फेल रही है, हर मोर्चे पे सरकार अपनी लिपापोती करती है। कहाँ बताते हैं कि हमारी बहुत प्रचंड बहुमत की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, बहुत काम की है, तो अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं थी, एम्बुलेंस नहीं थी। तो जांच रिपोर्ट को आप राजनीतिक मानते हैं या पर्याप्त मानते हैं? इतना स्पष्ट कर देने में क्या समस्या है आपको? राजनीतिक है या सही रिपोर्ट है, आपको कहने में क्या समस्या है?
नहीं तो कभी निष्पक्ष रिपोर्ट दी है क्या सरकार ने? बीजेपी सरकार जब से आई, मैंने तो हाथरस की दूसरी भी घटना है, वो बेटी के परिवारजन आज तक सुप्रीम कोर्ट तक गुहार कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने जो कहा था और सरकार ने जो वादा किया था वो अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंशु अवस्थी, हाथरस कांड की एसआईटी रिपोर्ट आ गई है, कांग्रेस उसके बारे में क्या ओपिनियन रखती है? क्या जांच सही दिशा में चल रही है या फिर बाबा का एकदम नाम ही नहीं है जांच रिपोर्ट के भीतर, उनको बचाया जा रहा है? आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि कांग्रेस हमेशा इस बात की पक्षधर रही है कि जो पीड़ित हैं उनके साथ न्याय हो। उस न्याय के सामने जो भी आता है, XYZ कोई भी है, बाबा हैं, सेवादार हैं, IAS अधिकारी हों या PCS हो, जो भी हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून का पालन सुनिश्चित हो और लोगों को न्याय मिले। लेकिन 7 दिन हो गए, 2 जुलाई के बाद 7 दिन लगे सरकार को ये तय करने में कि कौन दोषी प्रथम दृष्टया है। और पहली बात, प्रथम दृष्टया अगर कोई दोषी है तो FIR में नाम होने से अपराधी नहीं हो जाता। लेकिन ये सरकार जो सिर्फ अधिकारियों के चश्मे से चल रही है, आज जैसा आपने भी इस बात को कहा, अधिकारियों के चश्मे से देख रही है, क्या FIR में नाम डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाए आप? एक्यूज कौन है कौन नहीं ये तो न्यायालय तय करता है, लेकिन क्या आप इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि प्रथम दृष्टया जो दोषी है उनका नाम FIR में हो? क्या वहां के उप जिलाधिकारी का नाम नहीं होना चाहिए? क्या वहां के सर्किल ऑफिसर का नाम नहीं होना? जो भी कंसर्निंग लोग हैं, आपके इंटेलिजेंस इनपुट के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जिनको ये जानकारी हो जाती है कि 100 रुपए किलो दाल बिक रही है, 100 रुपए में बिक रही दाल। अयोध्या में जमीन का रेट, अयोध्या में जमीन के रेट, सर्किल रेट नहीं बढ़ाया जा रहा। 2500 कितनी रजिस्ट्री हुई है? नहीं पता भाई को, 100 रुपए में अच्छा दाल बेच दे रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया उनको पता करने में 7-7 दिन लग जा रहे हैं और आज तक FIR में नाम नहीं। इतनी जो कार्रवाई हुई है SDM CO वगैरह, इनके जो कार्रवाई हुई है पर्याप्त है या आप चाहते हैं आपकी पार्टी की थोड़ा और सीनियर अफसरों पर कार्रवाई हो? ब्रजेश जी, 123 लोगों की जिन लोगों ने जान ली उनका FIR में नाम नहीं है। निलंबन की कार्रवाइयां तो एक रूटीन प्रोसेस है सर्विस में, निलंबन होता है, ट्रांसफर होता है, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए उनके खिलाफ, क्या मुकदमे क्या होने चाहिए। क्या उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत नहीं होना चाहिए? कॉन्स्पिरेसी में वो नहीं शामिल। यदि कोई घटना है, सरकार खुद इस बात को कह रही है कि कोई घटना भी हो सकती है, तो उस कॉन्स्पिरेसी में वो अभियुक्त नहीं है, सहअभियुक्त नहीं है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? आप उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाते हैं गरीब लोगों पर। अकबर नगर में आपने बुलडोजर चला दिया, आगे भी तैयारी हो रही चलाने की बुलडोजर। वहां पर पंत नगर है, रहीम नगर है, दूसरी जगहों पर बुलडोजर चलने जा रहा है, लेकिन उन भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, उन पर बुलडोजर नहीं चलता। उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी मायावती के आरोपों को आप इंडोर्स करते हो? वो कहती हैं कि ये रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। देखिए, मायावती जी जो बात कह रही हैं वो इसलिए गंभीर है कि उत्तर प्रदेश में 100 से ज्यादा SIT बनी। लखीमपुर की घटना हुई, SIT बनी। गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हुई, 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई, SIT बनी। क्या हुआ? उम्भा में SIT बनी। हाथरस में एक दलित बेटी को 2:30 बजे जलाया गया, क्या हुआ? श्रवण साहू हत्याकांड लखनऊ में, तमाम SIT बनी। काम करो ना, SIT का पता करने के लिए एक SIT बनाओ। एग्जैक्टली, SIT का मतलब सेटलमेंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जो सिर्फ मामले को के गौतम जी को स्क्रीन पे लाया जाए। आपका धन्यवाद। के गौतम पहले मिनिस्टर रह चुके हैं BSP में मायावती के साथ और दलित समाज के सीनियर लीडर हैं। गौतम जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये हाथरस का जो घटना है, बड़ी दर्दनाक घटना रही है। अभी SIT की रिपोर्ट आई है, आरोप ये लग रहे हैं कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल रिपोर्ट है। आप क्या मानते हो कि घटना में जो विवेचना हो रही है वो सही है, दोषी लोग पकड़े जा रहे हैं या फिर ये अपर्याप्त है? माननीय ब्रजेश साहब, आपने मुझे बुलाया इसके लिए धन्यवाद। जो घटना हुई, घटना का कारण क्या था? जी, घटना का कारण अंधविश्वास, पखंड था, नंबर 1। नंबर 2, पहले तो हाथरस का DM SP को तुरंत ट्रांसफ़र करना चाहिए। इनको रोक कर ये घटना के सबूतों को मिटाने का प्रयास भी कर लिया गया होगा। बहन मायावती ने जो बयान दिया है, इस पर मैं सहमत हूँ, लेकिन जो घटना की रिपोर्ट आ रही है, ये केवल नीचे अधिकारियों को, PCS अफसर, इंस्पेक्टर, तहसीलदार
और चौकी इंचार्ज लेखपाल को सस्पेंड करने की क्या ज़रूरत है? केवल डीएम एसपी को हटा दीजिए और हटाने के बाद इसको इसके खिलाफ एफआईआर कर दीजिए, सब जांच बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई जांच बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और बाबा के खिलाफ तुरंत 302 का मुलजिम बनाकर इसको अपराधी घोषित करना चाहिए, ये मेरा आपसे कहना है जी। तो ये घटना की जांच रिपोर्ट को राजनीतिक क्यों बताया जा रहा है? ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि इसमें हिचक रही है सरकार? कारण क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा आप बताइए ना। नहीं, आप बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा आप समझते हैं। नहीं, मैं थोड़ा कम समझ पा रहा हूँ, आप थोड़ा प्रकाश डालें। नहीं, आप ज़्यादा समझते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, आप जानते कोई डर है हैं कि राजनीतिक पार्टियाँ जातिवाद को या पखंड को या अंधविश्वास को खुद मानती है। कैसे इसको ख़त्म करेगी? जातवादी पार्टियाँ, अब इनको देखिए, जितने भी लोग हैं धर्मनिरपेक्ष तो है नहीं है, धर्मनिरपेक्ष के पालन तो करते नहीं है। धर्मनिरपेक्ष के पालन करें तो आर्टिकल, संविधान में जो आर्टिकल बनाया गया है कि संविधान के मुताबिक जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात होनी चाहिए। अच्छा, इसका विकास होना चाहिए। एक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ जी। मान लीजिए कि आप सत्ता में बैठे होते, आप होम मिनिस्टर होते जी, क्या कार्रवाई करते? नहीं, कार्रवाई करता, मैं तो पहले बाबा के एफआईआर कर देते? बिल्कुल कर देता। और कम्युनिटी नाराज हो जाती तो? कम्युनिटी नाराज हो जाती, दलित नाराज हो जाते? तो दलित नाराज, भाई देखिए, दलित नाराज नहीं होगा, दलित समझदार है, ये जानता है, ये जानता है कि गलत क्या है, सही क्या है, कुशल क्या, अकुशल का, नैतिक क्या, अनैतिक तो क्या, आप एफआईआर करा देते? बिल्कुल एफआईआर कर देता। और क्या करते आप? नहीं, एफआईआर करने के बाद फिर जो कानूनी कार्रवाई है, न्यायपालिका की कार्रवाई करे अपनी जो करनी तो अब फिर वोट चुनाव में जाते तो वोट का जो, देखिए, वोट का चुनाव हमको बताना पड़ेगा ना कि मैंने जो एफआईआर किया ठीक किया, गलत नहीं किया, तो जनता हमारे फॉलो करती। इनको ये बात जो आप समझ रहे हो, ये क्यों नहीं समझ रहे? या तो आप विपक्ष में बैठ के इनको इस तरह बता रहे हो, सत्ता में अलग व्यवहार करते हैं। मैं पक्ष में हूँ ना विपक्ष में हूँ, मैं न्याय की बात कर रहा हूँ। ये बीजेपी क्यों नहीं समझ पा रही ये बात? नहीं, बीजेपी को समझना चाहिए, लेकिन अब आप क्या मानते हो? आप तो सीनियर लीडर भाई, पुराने आदमी, मैं तो जानता हूँ आपको, काफ़ी दिन बाद भी देख रहा हूँ। डर किस बात का? आप थोड़ा खुलो बताओ। डर तो माननीय ब्रजेश जी राजनीति का है, डर तो वोट का है। डर तो वोट का है कि बाबा जो है, किस कम्युनिटी के वोट? बाबा जो है अनुसूचित जात से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, और अनुसूचित जात वोट बीजेपी का खसक चुका है। बीजेपी कोर्ट खसक चुका है, पहले भी जो आपके जो चुनाव हुए हैं इसमें तो खसका हुआ है, इसमें और खसक गया। अब खसकेगा। अगर इसको तो बताओ अगर बाबा खिलाफ एफआईआर न करेंगे, बाबा खिलाफ एफआईआर न होगा तो इनका वोट और खसकेगा। बाबा खिलाफ एफआईआर करके न्याय के प्रतीक बन सकते हैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, न्याय के प्रतीक बन जाएंगे। तो उल्टा कह रहे हैं कि अगर की तो भाग जाएगा वोट। नहीं, अब इनकी सोच है, मेरी अपनी सोच है। अगर ये न्याय के मूर्ति बन जाए, स्वतः न्याय की मूर्ति बन जाना चाहिए। डीएम एसपी के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, एफआईआर होकर बाबा को जेल भेजना चाहिए। बाबा को जेल भेजने के बाद जो ये छोटे मोटे अधिकारी का आपने किया है, ये बेचारे गलत है, ये मैंने समझता ऐसा नहीं होना चाहिए। सीनियर अफसरों पे जी, सीनियर अफसर होना चाहिए। जो डीआईजी, अलीगढ़ का डीआईजी या कमिश्नर, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। जो ऐसी रिपोर्ट भेजी गई है, एडीजी जोन है ना, उसको खिलाफ भी कार्रवाई। हाँ, तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 121 लोगों की जान गई है, 121 लोग कम नहीं होते। जो पैरों पे गोली मरवाते हैं लखनऊ में बैठे वाले अफसर, उन पर नहीं कार्रवाई। मैं इस पर तो नहीं बोल पाऊंगा ज़्यादा, इस पर मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ जी। इसलिए ये अच्छा, एक बात और बताओ, फिर दुबे जी के पास चलता हूँ। शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी यानी दलित कम्युनिटी के भीतर इस घटना को लेकर किस तरह की चर्चा है? आप तो उन लोग के बीच वक्त बिताते हो, वो लोग के भीतर क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं? देखिए, पखंड के शिकार लोग अपना विनाश करने खुद जाते हैं। ये जो बाबा बनाता है, तो आपको जानना चाहिए ना कि बाबा क्या दे देगा, बाबा क्या दे देगा। मान लो पानी पिला दे कोई, चमत्कार बाबा क्या दे देगा आपको? चमत्कार। भाई चमत्कार वैज्ञानिक मांगता नहीं, संविधान मानता नहीं, हमारे चाहे न्यायपालिका हमको मानता नहीं। न्यायपालिका मानने के लिए संविधान चाहिए। संविधान कहता है वैज्ञानिकवाद पे चलिए आप। ये वैज्ञानिकवाद है कि मरने को जिंदा कर देंगे, चमत्कार कर देंगे, चक्र चला देंगे। गौतम जी आप बताओ, अब तो पुराने नेता हो, विज्ञान वोट दिलाता है? नहीं, विज्ञान वोट दिलाए ना दिलाए, ये न्याय की मूर्ति जो है वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय की मूर्ति बन सकते हैं, मेरा अपना मानना है।
अगर न्याय कर दें ये, अच्छा पूरी पब्लिक आवाम जानती है गलती किसकी है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो ये बीजेपी के एडवर्स तो नहीं जाएगा? नहीं, अब बस एक ही हिचक है बीजेपी को। नहीं, देखिए ये बात क्लियर कर दो। ये बात तो भाई माननीय जो है हमारे बीजेपी के नेता लोग जाने, लेकिन मेरा कहना है कि न्यायमूर्ति बन सकते हैं, इतना अच्छा मौका है, इसको जेल भेजा कोई नाराजगी नहीं होगी। डीएम एसपी को हटाकर और कमिश्नर और जो अलीगढ़ का और आगरा के कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करके ये न्याय की मूर्ति बन सकते हैं। भविष्य में इनका इतिहास कायम हो जाएगा, मेरा ये मानना है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका गौतम जी, काफी बोल्ड विचार गौतम जी ने प्रस्तुत किया। बड़े सीनियर लीडर है, मिनिस्टर रहे मायावती के साथ। बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा। अच्छा, दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं, सुशील दुबे, जाने माने पत्रकार। दुबे जी, स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूँ और कृपया मुझे बताइए कि ये जो रिपोर्ट आई है एसआईटी की, ये क्या वाकई में सही रिपोर्ट है? बाबा एकदम कसूरवार नहीं, निर्दोष है क्या वो, या फिर ये राजनीति से प्रेरित रिपोर्ट है जैसा मायावती आरोप लगा रही है? राजनीतिक मजाक है ये रिपोर्ट थोड़ी है। आगरा मंडल की कमिश्नर और एडीजीआई की रिपोर्ट थोड़ी है ये तो एक समय काटा है 2-3 दिन इन्होंने। ये कोई रिपोर्ट ना राजनीति एसआईटी है ना कोई एफआईटी फेराइटी, कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं। जी अपनी बात हम शुरू करेंगे आपसे। हमसे? तो हाँ, मीडिया मास्टर मैं आपसे इसलिए शुरू करूँगा कि आपने शुरू में कहा ना वो राजकुमार, सरकार के राजकुमार आईपीएस आईएएस को गलत बोला। बिल्कुल सच कहा, दामाद भी जोड़ देते तो और अच्छा लगता। राजकुमार एक थोड़ा ठीक ये शब्द है, मीडिया मास्टर, तो आप आईडी का धर्म जो अदा कर रहे हो, इसी को मैं आपको जो है मीडिया मास्टर कहता हूँ। किसी की दम नहीं है, ये तो अलग बात। अब बाबा शुरू करता हूँ। देखिए बाबा होते तो मैं पूछता, लेकिन अब कोई देखिए मीडिया मास्टर देखिए, बाबा की मानसिकता देखो। कथित तथा कथित सूरज भोटे जाटव, अब वो बाबा था, साकार था, कौन था, क्या था, भगवान जाने, अब ऊपर वाला हिसाब होगा। उसकी मानसिकता देखिए आप, उसने कौन सा वकील किया, उसकी वकील देखो कौन सा एकदम से उभर के आया है। एपी सिंह जो निर्भया कांड का, जो वो सीमा टाइप का जो पाकिस्तान से भागी लेडी, उसका वकील रहा, उसने सबसे पहले अगर अप्रोच की है इसने भोले जाटव ने, तो किया है उस वकील को। जिस व्यक्ति को तत्काल स्ट्रेचर, दवाई, अपने सेवादारों को लेके, अपनी फोर्स को लेके, अपने कोबरा और पता नहीं कौन सेना को लेके, उसी वक्त जब उसको सूचना मिली थी, उसी वक्त ये आदमी ताजे आम खा रहा है। और ब्रजेश जी, ये घटना और होगी, इससे बड़ी घटना होगी। अगर हम सब, जैसा गौतम जी ने कहा, मैं साधुवाद देता हूँ, अगर हम सब मूढ़ लोग, हम लोग अंधे लोग, अगर अपने पूर्वज को, अपने माँ बाप के और अपने कुल देवता की धूल नहीं लेंगे और सारों इनकी फर्जियों की धूल लेते घूमेंगे, तो ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी। और चाहे योगी जी हों, चाहे कोई जी हो, कोई नहीं रोक पाएगा। अब तो आज कोई आया नहीं बीजेपी से, वरना मैं पूछता। मैं अभी कहने जा रहा था, घटना बता दूं, फिर मैं आपसे क्योंकि मैं देख रहा था ना उस पर स्क्रीन पे, तो मैंने कहा एक बड़ी घटना बोल दूं। इस घटना में आपको याद है 92 याद है ब्रजेश जी, मीडिया मास्टर? 92 में एक सज्जन थे, आज भी हैं, अडवाणी जी, वहाँ भारती जी, शायद योगी जी भी थे। ये लोग 120B में ललितपुर जेल में रहे थे, 120B में, जबकि लोग मना कर रहे थे, ढांचा मत गिराओ, ढांचा मत गिराओ, ढांचा गिरा षड्यंत्र, तो इनको उसमें किया गया था। 120B 120B बदल गई है, इसमें 120 तो छोड़ दो, कोई बी, कोई एडी, कोई सी और कोई जी और कोई जेड तो है, कुछ है ही नहीं। अरे तो वोट आप दिलाओगे क्या फिर? अरे काहे कौन वोट तो जो हुआ था वोटी को चक्कर में, तो बाबा जी 62 से योगी जी जो हैं, जो औरा, जिनका औरा था अतीक से और मुख्तार से, जिनका औरा पहुंच गया था आसमान पे, उनका औरा ही तो यही तो, अगर उनका औरा चढ़ाने से बुलडोजर चढ़ा दें और फिर औरा कब ना, उनका तो 62 सीटें से 32 तो आ तो गए। नहीं, वोट आप दिलाओगे योगी जी, हम बतकार हैं, योगी जी 32 पे आ तो गए, और ये बाबा जी अब कुछ नहीं कर रहे हैं, अब सब दिल्ली तय कर रहा है। दिल्ली ने कहा कतई नहीं, कोई बुलडोजर नहीं, वरना वहाँ पर 10 फीट का वहाँ पर गड्ढा होना चाहिए, तो वहाँ तालाब में मछलियाँ पड़नी चाहिए थी, अभी तक मछलियाँ पल गई होती, वो पुण्य करती। योगी जी गए, और सुनिए, योगी जी गए तो शासन के राजकुमारों ने, आईएएस ने, अगर आपको याद हो, दूसरे तीसरे दिन जो वो मिलने गए हैं हमारे योगी जी, वो जो घायल थे, उनके पीछे बाकायदा डलिया फलों की रखी थी, जो बाकायदा बनी हुई थी उसमें। तो भाई ताजे फल खाएंगे मरीज तो ताजे फल खुले हो तो बाकायदा वो तो गिफ्ट में जाते फल, और दूसरे दिन 120 लोग मर रहे हैं और हम डलिया ढूंढ रहे हैं, और वो भी पैक की हुई। अरे 11 तो केले ही ले आते,
कि भाई केला रखा है, अमरूद रखा है, संतरा रखा है, दलिया बाकायदा। तो कार्रवाई- इतना कार्रवाई से डर किस बात इतनी की? मानसिक, आप देखिए दो मानसिकता मुझे देखिए बताओ, ब्रजेश जी। कार्रवाई से डर ब्रजेश किस जी, बात? दो मानसिकता देखिए, एक मानसिकता बाबा की, करोड़पति अरबपति बाबा की, कि वो वकील ढूंढ रहा है, वकील के माध्यम से कर रहा है, और एक तरफ ये देखिए शासन के अधिकारियों की मानसिकता कि बाबा आ रहे हैं योगी जी सीएम घायलों को देखने, देश की इतनी बड़ी दुर्घटना को देखने, तो संवेदनशीलता की जगह पर डलिया लिए घूम रहे हैं। अब आप दोनों की मानसिकता समझ लीजिए। तो ये एसआईटी रिपोर्ट तो ये होनी थी, अभी बहुत कुछ होना, तो क्या बचाया अभी गया? 2 महीने की और भी तो रिपोर्ट होनी है। एक कुछ जज है ना, जज साहब लोग एक्स हाँ। 2 महीने में वो भी अब तो उनको रिपोर्ट, भी रोजगार वो भी तो मिल गया। रोजगार देंगे, वो तो सब रिटायर रोजगार मिल गया है। तो आप सोचिए जो अडवाणी जी, तो फिर अब क्या कहा जाए, किस पे कहा जाए, और मायावती जी हाँ, मैं पे जरा सवाल आपसे निवेदन कर लूं मुझसे? बड़ा नहीं ना, हाँ मैं स्क्रीन देख रहा हूं, मैं बड़ा परेशान हूं इतनी देर से। इतने स्मार्ट तो लग रहे हो आप। अरे मैं स्क्रीन देख रहा हूं, मैं बड़ा परेशान हूं क्या? कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता लोग कहाँ हैं? देखो, मैं इसमें तो उनको होना चाहिए भाई। तो घटना तो बीजेपी का मैंने राज बुलाया है। था, ना कांग्रेस इनविटेशन राज भेजा में हुई है, ना था, इनके राज वो में। नहीं आए जी, मैंने बुलाया था उनको, पर इन वक्त पे वो नहीं आए। तो क्या मंगल ग्रह चले गए थे? कहाँ चले गए थे? कहाँ क्यों नहीं आए भाई? इतने बड़े चैनल पे जहां पर देश देखने को तरसता है लोगों को, वहां पर वो नहीं आए तो गिल्टी है। पूरी इंटायर बीजेपी गिल्टी है, बीजेपी का सिस्टम गिल्टी है, बीजेपी का सरकार गिल्टी है। आप कैसे, अगर भारत समाचार के बुलबुले पे लोग तरसते हैं आने के ये लिए, एक्चुअली इस मामले पर नहीं आए बोलने। हाँ तो अगर हाथरस नहीं, किसी मामले अगर हाथरस वाला इतना तो वही तो मैं बोल रहा हूं सर, मीडिया मास्टर कि अगर इतने संवेदनशील मुद्दे पर, वो भी भारत समाचार पर, अगर बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आए, ये कोई वो तो है नहीं पोर्टल और चैनल वो लिए घूम रहे हैं आप ऐसे ही बगल में दबाए, ये तो देश देख रहा है ना। तो अगर अपनी बात कहने नहीं आए और आखिरी समय पर मना कर दिया तो और बड़ी गलती वो है। ऑकवर्ड फील कर रहे हैं कि इस पर वो कहेंगे क्या? पर अब क्या गौतम कहेंगे? जी आपके कहने पे कार्रवाई कर दें, इस पर जो क्या- बचा वोट है वो भी भाग जाएगा। तो देखिए मैं तो फिर मैं विनम्रता से बता दूं आदरणीय योगी जी से, विनम्रता से, इनका जो ब्यौरा बढ़ा था हमारे आदरणीय, और मैं भी मानने लगा था, वो मुख्तार और उसके बाद जो बढ़ा था अतीक के बाद जी। और बुलडोजर, अब पूरा देश बम एमपी से लेके और कहाँ तक बुलडोजर। इस घटना के बाद और 62 सीटों के बाद जो 32 आ गई हैं, प्रश्न उठे। थोड़ा और पायलट वीरेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। वीरेन जी, अब मैं जानना चाहता हूं कि एसआईटी की क्या ऐसी रिपोर्ट आ गई कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, और इसमें मुख्य अभियुक्त जिनको बनना चाहिए था बाबा को, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी सीनियर अफसर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, रेस्क्यू ऑपरेशन 3-3, 4-4 घंटे बाद शुरू हो पाया, उसमें भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई, छोटे लोग पर कार्रवाई हो गई। देखिए, भाजपा की सरकार में अफसरों को बचाने का एक पुराना चलन है कि वो बड़े अफसरों पर कार्रवाई नहीं करती है और उनको अगर घटना हो जाती है तो बचाया जाता है। और यही वजह है कि बड़े अफसर बचे हुए हैं, डीएम एसपी से लेके और सारे सीओ, इंस्पेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम, ये सब अपना निलंबित होके घर बैठ गए। आज भाजपा को ये बात देखनी चाहिए कि उसको बाबाओं से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको देश की जनता के प्रति जवाबदेही है और जनता की राय क्या है, उसकी मंशा क्या है, उसके अनुरूप फैसला करना चाहिए। एसआईटी जो आगरा जोन की एडीजी हैं अनुपमा कुलश्रेष्ठ, उनकी अध्यक्षता में बनी थी, चैत्रा भी अलीगढ़ मंडल की कमिश्नर हैं, इन लोगों ने जांच की, एसआईटी रिपोर्ट दे दी। लेकिन कोई एसआईटी अपनी रिपोर्ट कैसे बाबा के खिलाफ दे सकती है जब सरकार ने एफआईआर तक में भी उनका नाम न आने दिया हो? तो फिर एसआईटी की इतनी हिम्मत कहाँ से हो जाएगी कि वो सरकार की इच्छा के विपरीत जाकर कोई रिपोर्ट दे देगी? तो ये तो जो पहले से एक्शन रहता है उसी हिसाब से अधिकारी अपनी रिपोर्ट बनाते हैं और इसको आप उसी रूप से देख सकते हैं। लेकिन ये सरकार को जानना होगा कि ना तो बाबा से सरकार बनती है न गिरती है। जनता लोकतंत्र में सत्ता की मालिक है, वो सरकारों को बनाती है और बिगाड़ती है। उसके मन में इस घटना को लेकर क्या राय है, क्या विचार है, क्या परसेप्शन है, ये सरकार को समझना चाहिए था। और यहाँ पर सरकार फिर चूक रही है और भाजपा फिर चूक रही है। अभी लोकसभा में
उसको हार का सामना करना पड़ा है। एक सूरजपाल पर कार्रवाई करने से पूरा दलित समाज नाराज नहीं हो सकता। इस बात को देखना होगा जो भी लोग सलाह देते हों। देखिए ब्रजेश जी, हमारे देश के लोगों को, महिलाओं को, इनको भी ये समझना होगा कि अगर कोई बाबा इतना चमत्कारिक होता, इतना सिद्ध पुरुष होता, तो आज वो भारत की जेलों में बंद ना होता, वो खुद चमत्कार करके छूट जाता। और इसके तमाम सारे उदाहरण मौजूद हैं। अब दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे देश में चमत्कार की उम्मीद में परिवार की तरक्की और सुख के लिए महिला, पुरुष, नौजवान ऐसे बाबाओं के सत्संग में, कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ मिलती क्या है? मौत, जैसे कि हाथरस में मिली। जी, आज आपने देखा होगा कि चिन्मयानंद स्वामी पर आरोप लगा, वो गृह राज्य मंत्री थे, उनको जेल जाना पड़ा। राम रहीम को जेल जाना पड़ा। आशा राम जेल में हैं। कितने बड़े बड़े संत महात्मा जिनके करोड़ों करोड़ अनुयायी थे, वो लोग भी जेल की यात्रा कर चुके हैं। और यहाँ पर 125 लोग मर गए। और सूरजपाल उर्फ भोले भाले बाबा उर्फ पता नहीं कौन सरकार, ये सब भी उनसे इतनी बड़ी जनता की सरकार डर रही है। तो ये एक तरह से कहा जाए कि दुर्भाग्य है। ये जरूर है कि भाजपा को इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि एक चुनाव बीता है, एक चुनाव आने वाला है। जनता के मन में क्या है उसको पढ़ना और समझना सीखे। भागकर, पलायन कर कर वो अपनी बात को पुष्ट नहीं कर पाएंगे। सत्ता में रहकर गलत बात का संरक्षण करना ये जरूरी नहीं है। जो गलत है उस पर बोला भी जा सकता है। सत्ता में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी। तो कुल मिलाकर यह है कि एसआईटी रिपोर्ट में एक लीपापोती हुई। अब जो न्यायिक आयोग बना है वो देखिए क्या रिपोर्ट देता है, वो क्या काम करता है। लेकिन भोले बाबा कल को जाके अपना फिर मेला लगाएंगे, फिर डेरा जमा लेंगे। जब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि फिर लाखों का मजमा इकट्ठा होगा। उनकी दुकान चलती रहेगी। उनके न दान दक्षिणा में कोई कमी आएगी, न उनके घूमने टहलने में, ना आयोजन में। जो मर गया उसकी जिम्मेदारी सरकार ढोए। सरकार को लोग कोसें, सरकार इलाज नहीं दे पाई, मुआवजा नहीं दे पाई, और जिसकी वजह सब हुआ वो अपना आम काट के खाएं कि छील के खाएं, वो जाने। उनका माहौल एक अलग चल रहा है और उन्होंने अपना दुख जता दिया। एक बहुत अच्छा साहित्य है ऐसे मौके पर जी। हाथरस की घटना के बाद एक साहित्यकार ने लिखा कि इस देश के लोगों के लिए आंख खोलने के लिए सुनिएगा कि जो इंसान कहलाने के लायक नहीं, कुछ लोग उन्हें भगवान कहते हैं, और मेहनत को मुश्किल कहने वाले टोना टोटका को आसान कहते हैं। और जो असलियत में लूट है, लोग उसे दान कहते हैं। और अंधभक्ति में इस कदर पागल है लोग कि अब उनके गुनाहों को भी गुणगान कहते हैं। और अपने माँ बाप, सास ससुर को जो तुम तुच्छ समझते हो, वही लोग इन पाखंडी बाबाओं को महान कहते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। आज हम डिबेट कर रहे हैं हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन के द्वारा बनाई गई एक हाई प्रोफाइल एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में बाबा को पर कोई आरोप नहीं लगे हैं, उनको क्लीन चिट दे दी गई है। किसी भी सीनियर अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई रिकमेंड नहीं की गई है। जिला स्तर पर भी कोई सीनियर अफसरों पर जिम्मेदारी नहीं तय हुई। मंडल और जोन स्तर पर भी जिम्मेदारी नहीं तय हुई। और डीजीपी मुख्यालय के खिलाफ लिखने की तो खैर एसआईटी में हैसियत भी नहीं थी।
वो उनके खिलाफ भी नहीं लिख पाए जो इस घटना के मुख्य दोषी हैं। लिहाजा इस रिपोर्ट को नकारा जा रहा है और इसको लेकर मायावती ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल रिपोर्ट है। आज हम चर्चा उसी विषय की कर रहे हैं। मेरे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस में फॉर्मर डीजी हैं, मौजूद हैं AKD द्विवेदी साहब। द्विवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और कृपया हम सबको इनलाइटन करें और बताएं कि इस तरह के मामलों में अगर लटकाया, अटकाया और भटकाया जाएगा तो हम आगे कैसे सबक लेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े मेले होते हैं, महोत्सव होता है, लाखों करोड़ों लोगों के जमावड़े होते हैं, कुंभ भी हमारे समक्ष अब नेक्स्ट ईयर आने वाला है। अगर हम इन गलतियों से नहीं सीखेंगे, सबक नहीं लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तय करेंगे और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इन आरोपियों पे नहीं करेंगे तो बड़ा रिस्क है सर। हम सीखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ राजनीतिक कारणों से इग्नोर करके बढ़ जाना चाहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई भी संगठन, कोई भी व्यवस्था अगर घटित घटनाओं, चाहे वो अच्छी घटनाएं हो या दुखद घटनाएं हो, उनसे नसीहत नहीं लेता है तो वह संगठन, वह व्यवस्था पिछड़ जाता है समय के साथ। अच्छी घटनाओं से भी नसीहत लिया जाता है कि हमने क्या क्या किया था जिससे अच्छी बातें हो गई। जैसे कुंभ का आयोजन, करोड़ों लोग आते हैं, सकुशल संपन्न होता है, अच्छी व्यवस्था होती है, उससे भी नसीहत लिया जाता ताकि भविष्य में ऐसे आयोजन में उनको ध्यान में रखा जाए। दुखद घटनाएं जैसे हाथरस में हुई, इनसे भी नसीहत लिया जाता है और क्या क्या हमारी कमियां रहीं, कहाँ पर चूक हुई, जिसको आगे ध्यान में रखा जाए ताकि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन हाथरस वाली घटना जो है, इसमें प्रशासनिक चूक हुई है, तो प्रशासनिक चूक में जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए जिम्मेदार लोगों को दंड देना आवश्यक है। प्रशासनिक व्यवस्था में लापरवाही करने वालों को दंड देना आवश्यक है और अच्छा करने वालों को पुरस्कृत करना, शाबाशी देना, ये दोनों महत्वपूर्ण अंग होते हैं अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था के। तो इससे भी नसीहत लेने की आवश्यकता है। अब सर, जैसे मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे मैं ठोस तर्क और आधार प्रस्तुत करता हूँ। ये घटना 1 बजे से 1:15-20 के आसपास की है। लखनऊ में राहत आपदा का बड़ा सेटअप है यूपी सरकार का। DGP हेडक्वार्टर में प्रॉपर मॉनिटरिंग है, सारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, जोन और रेंज स्तर पर भी हैं। DGP हेडक्वार्टर में तो प्रॉपर अरेंजमेंट है। सर, पहला रिस्पांस ही 4 बजे के बाद लखनऊ से जिलों को गया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में अगर इस तरह से विलंब किया जाएगा, हम इनमें से बहुत से लोगों को समय पर निकाल कर रेस्क्यू करके उनकी जान बचा सकते थे, लेकिन हमारा रिस्पांस टाइम मिनट नहीं कई घंटे विलंब में था। ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और इस पर बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपसे मैं सहमत हूं। अगर दुखद घटना के बाद रिस्पांस टाइम में अत्यधिक विलंब होता है तो वो भी बहुत बड़ी लापरवाही है और उसके लिए जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए। अन्यथा ये लापरवाही आज हुई है, भगवान न करे भविष्य में ऐसी कोई दुखद घटना पूरे देश में कहीं भी हो, लेकिन अगर दंडित नहीं किया गया तो लापरवाही बनी रह सकती, इस बात की प्रबल संभावना है। और रिस्पांस जितना कम होता है, जितना जल्दी होता है, उतनी ही अच्छी व्यवस्था होती है और जो घायल होते हैं उनको अच्छा इलाज हो जाता है। धन्यवाद सर। मैं डिबेट को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं सर, कुछ पॉलिटिकल कमेंट्स भी मैं लेना चाहता हूं। राजपाल कश्यप जी, ये जो रिस्पांस में डिले है इसकी जांच नहीं, जो जवाबदेही है वो तय नहीं, जो मुख्य आरोपी हैं उन पर कार्रवाई नहीं, और जो सीनियर अफसरों पर इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किए जानी चाहिए, और ऐसा कोई जिक्र इस SIT की रिपोर्ट में नहीं है। ये SIT है कि क्या है तमाशा? निश्चित तौर पे जो आपने कहा, आपदा में जो आपदा विभाग था वो कहाँ है?
और उसको टाइम पे तो रिस्पांस करना चाहिए। तो घटना घट गई वो अलग विषय है, लेकिन दुखद घटना घटने के बाद में इतनी बड़ी सरकारी तंत्र है जिसके लिए इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती है, इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठा ले जाते, सुख सुविधाएं दी जाती, इसी बात के लिए दी जाती है। और वो तो दिखाई नहीं पड़ी कहीं, ना वहाँ रिस्पांस सिस्टम दिखाई पड़ा, ना चाहे आपदा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, ये तो ऊपर से नीचे तक। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए नया नया रिपोर्ट बना के इधर से उधर किया जा रहा है अपनी नाकामी छुपाने के लिए। और ये सरकार का पूरी तरह से फेल्योर है। और ये घटना सही आपने कहा, अभी कुंभ होने जा रहा है, इस तरीके की अगर घटनाएं होती रहेंगी और सरकार अपने अधिकारियों को बचाती रहेगी तो भविष्य में भी ऐसी घटनाएं घट जाएंगी। चाहे कोरोना काल में भी आपदा काल था, ये आपदा काल में अवसर क्यों कूचने लगते हैं? एक्चुअली वीरेंद्र जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि अफसरों के एक मन में आ गया है कुछ भी हो लेकिन हमें कुछ नहीं होगा, हमें बचा लिया जाएगा, और यही नेग्लिजेंस को बढ़ाती है ये मामला। मैं आपसे जानना चाहता हूं अंशु अवस्थी जी, मुझे आप बताइए कि इस घटना पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें राजनीतिक बाध्यता ऐसी क्यों है कि कार्रवाई से सरकार परहेज कर रही है? ब्रजेश जी, इसमें राजनीतिक बाध्यता की कोई ऐसी बात नहीं है। राजनीतिक बाध्यता बिल्कुल नहीं है। अगर राजनीतिक बाध्यता होती तो 123 जिन लोगों की जान गई उसमें से 100 से ज़्यादा लोग दलित थे। ये तो बाबा को इनाम मिला है, सेटिंग गेटिंग का खेल है। बाबा का सेटिंग बढ़िया है। किससे? सरकार से, गुजरात के लोगों से सेटिंग है, बढ़िया सेटिंग है। बड़ा गंभीर सेटिंग है ब्रजेश जी। सोच लो 123 लोगों के हत्यारे को बचाना ये छोटा मोटा काम नहीं। आप किसी को तमाचा मार के दिखाइए, इतने वरिष्ठ पत्रकार होने के बाद FIR हो जाएगी। 123 लोगों की हिंसा करता हूँ, कैसी बात करते हैं? मैं आपकी नहीं, मैं किसी के जोर से बोलता नहीं, ये कह रहे हैं मैं कह रहा हूँ आप किसी को आप मैं आपकी बात बोला कुछ आज तक कोई नहीं। मैं आपका उदाहरण हटा ले रहा हूँ, किसी XYZ की बात सब नहीं काम करता है। 123 लोग जो थे उनमें से 100 से ज्यादा दलित थे। अगर दलितों के प्रति इतनी सरकार शुभचिंतक थी तो अकेले बाबा को दलित होने के नाते बचाती है? उन 100 लोग जो थे वो दलित तो दे दिया ना। कितना दिया बताइए ना? 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। अभी यही कोई दूसरा होता तो 50 लाख रुपया मिलता, 2 करोड़ मिलता। किसको? तो सब जानते हैं बाबा जी किसको 2 करोड़ देते। किसको बताओ ना। दूसरा, अरे बताओ किसको 2 करोड़ मिलता है? चलिए अब तो सब जानते हैं। क्यों डर रहे? तो देखिए, नहीं कोई डर नहीं, पॉलिटिकल कंपल्सन है, डर रोकता है। मैं एक बड़ी बात ये कह रहा हूं कि अगर दलितों की प्रति शुभचिंतक होती तो कभी संविधान बदलने की बात नहीं करते। सर आप पॉलिटिकल ट्रैक में न जाएं, हाथरस ट्रैक ब्रजेश जी। नहीं, हाथरस में ही सर कंप्लीट करें, मेरे पास 20 सेकंड बचा। मैं 20 सेकंड में। दलित एक हाथरस में बेटी 2:30 बजे रात को जलाई गई थी, वो भी तो दलित थी। क्या सरकार ने कार्रवाई की? अपराधियों को बचा रहे थे आप। तो वो जो 100 से ज्यादा जाने गई वो भी दलित थे। ओके गौतम जी, आप मुझे बताइए कि क्या सरकार कार्रवाई करने में कोई राजनीतिक रूप से भी भेदभाव करती है? देखो, जो मृत्यु हुई ये दलित नहीं था, ये मानव था। ये दलित कहना ये ठीक नहीं है। ये एक मानव थे ये, और उनको दलित कर ये मैं समझता अनुचित है। ठीक है, क्या कहा ब्रजेश साहब आपने? मैंने कहा कि क्या राजनीतिक रूप से भेदभाव होता है? देखिए, राजनीति, वोट की राजनीति आप जानते हैं, वोट की राजनीति है। वोट की राजनीति ना होती तो आज ये बाबा जो है जेल में होता और अधिकारी के ऊपर FIR होती, ये कोर्ट के चक्कर लगाते। ये राजनीति के केवल वोट की राजनीति है, और ये जितनी रिपोर्ट आई है ये राजनीतिक रिपोर्टें हैं। आप ही ने कहा कि बीजेपी से दलित खिसक गया है, आपने खुद बोला। बिल्कुल तो चाह रहे हो कि ये कार्रवाई करके और खिसका लें? नहीं, बिल्कुल नहीं खिसकेगा। ये तो न्याय की मूर्ति मान रहा हूँ, इनको न्याय की मूर्ति माना जाएगा। क्योंकि बाबा जी ने जब बुलडोजर चलाया तो बुलडोजर चलाने में लगता है कि गलत लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा, ठीक चल रहा है, लोगों के एक आशा बंधी थी। लेकिन अब इनको बुलडोजर नहीं चल रहा, ये आशा इनको निराशा में बदल रही है। तो इनको निराशा ना बदले, इनको तो गिरफ्तार करना चाहिए। क्योंकि बाबा जो है अरबपति बना कैसे? ये अरबपति अंधविश्वास पखंड को फैलाकर अरबपति बना है। तो इस पखंड को ख़त्म करना चाहिए, इसके बुलडोजर चलना चाहिए, इसको जेल भेजना चाहिए। और न्यायपालिका से उम्मीद है कि इसको न्याय मिलेगा। तो ये आप अश्योर करते हो कि राजनीतिक नुकसान नहीं होगा? नहीं, राजनीतिक नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल राजनीतिक नुकसान होगा। इनको तो बताता मैं, न्याय की मूर्ति माना जाएगा इनको। तो बाबा जी कार्रवाई करके बदनाम हो रही है बीजेपी। बिल्कुल बदनाम हो रही है। हम लोग खुद दुखी है कि बाबा जी को जब बुलडोजर चलाए तो ठीक चलाया बुलडोजर, जिसके ऊपर चला बुलडोजर गलत आदमी था, कुछ ज़्यादा था, लेकिन बुलडोजर इसको तुरंत चला देना चाहिए। अरे भाई, अगर आप FIR लगे तो बुलडोजर चला दो पहले, कम से कम
जितने इसके अंधविश्वास के पैसा प्राप्त किया है, इसको तोड़िए इसके। भाई ये आदमी अरबपति बना कैसे? ये इन गरीबों से लेकर अरबपति बन गया। बड़े गरीब लोग थे बेचारे। तो इतने गरीबों से अरबपति बन गया, तो अरबपति बनने को आपको बुलडोजर चला देना चाहिए। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री से कि डीएम एसपी को तुरंत तत्काल हटा दे, नहीं जितने तथ्य है सब मिट जाएगा, और आईजी डीआईजी के ऊपर कार्रवाई करें, विभागीय कार्रवाई करें, और बाबा को तुरंत जेल भेजें। और ये जिन अधिकारी जो एसडीएम सीओ और इसको बहाल करें, इसको बहाल करें, इनकी गलती नहीं, इसको बहाल किया जाए। जी गौतम जी की बात बड़ी प्रैक्टिकल बात लग रही है मुझे। मैं इनको एकदम उन्होंने जो अभी कहा बहुत कि दलित ना कहो, पर ये जो बता रहे हैं उसमें इन्होंने कहा नहीं, उसमें रिस्क भी है ना। अब कूद गए और मान लो पॉलिटिकल नुकसान हो गया। अब ये तो कितना नुकसान, 32 सीटों का नुकसान हो तो गया। अब और भाई नुकसान नहीं होता तो आज डिबेट में होते हैं ना। अब मैं दूसरी नहीं आए वो, तो फिर उनको लगता है कि नुकसान होगा। ब्रजेश जी मीडिया मास्टर सुनिए, लोग कहते हैं ना हवा में सब नंगे होते हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि हवा में सब बाथरूम में रेनकोट पहने बैठे होते हैं। हमारे राहुल जी आए साधुवाद, लेकिन उन्होंने ये कहा कि तत्काल गिरफ्तार करो बाबा को। बाबा के मुंह से उनके नाम ही नहीं निकला। अखिलेश जी इतना सब बोल रहे हैं, उन्होंने कहा 2 बाबा इस प्रदेश में, किसकी बात कर रहे हो? उनने भी नहीं कहा गिरफ्तार करो। अब मायावती जी क्यों गिरफ्तार के लिए लगी हैं कि ये है गिरफ्तार करो कि उनके सामने 2 जाटव आ गए। उनकी तो बिल्कुल अभी हाल जो हुआ लोकसभा में और विधानसभा में, उनके साथ 2 जाटव आ गए। रावण भी आ गए निर्दलीय जीत के, और ये सूरज जाटव भी आ गए। अब यहाँ सूरज जाटव बड़े जाटव हैं, बड़े बाबा हैं, या हमारे योगी बाबा बड़े बाबा हैं, ये बड़ी समस्या है। दूसरी बात, दिल्ली का प्रेशर देखिए आप ब्रजेश जी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत भाई राडल्डी वाले, इसके बाद ये इनका सूरज भोले कौन तथाकथित इस बाबा का प्रेशर, तो हमारे ये योगी आदित्यनाथ कितना प्रेशर झेलेंगे? तो ये एसआईटी क्या करेंगे करके? न्यायिक आयोग कहेगी एसआईटी 1 सेकंड लगता, बाबा भी तसला बजा रहा होता, आम नहीं ताजा खा रहा होता। ये जो बाबा है तथाकथित, ये तसला बजा रहा होता वहीं बैठ के। भारतीय जनता पार्टी वोट बढ़ जाता है। मैं बताऊं स्वर्गीय बिल्कुल बढ़ जाएगा। ब्रजेश जी, स्वर्गीय सुब्रत राय इसी कहाँ पर लोग हिम्मत नहीं पड़ जा, पीएम तक जा चुके थे, इंस्पेक्टर सीओ लेके गए थे, इंस्पेक्टर गोमती नगर, वो चौहान साहब। अरे आशाराम को देखिए, एक मिनट सुनिए, यही इंस्पेक्टर यहीं का जहाँ पर घटना हुई है, यहीं का इंस्पेक्टर पकड़ लाता, ऐसे पकड़ इस लपोकी बबुआ को वो ऐसे पकड़ के बजाता रात में। बाबा कहते इसको बजाओ, तो इसको बजाता, फिर इसको कहता, चिल्लाता कि बचाओ बचाओ बचाओ। तब दलित समाज आता, मानव समाज आता कि इसको बचाओ, तब देखते इसकी बात कितनी बिगड़ है। कुछ नहीं, ऊपर से आदेश आया, बस मानसिक दबाव है, ऊपर से आदेश आया। हाँ, पूरी पॉलिटिक्स है, ऊपर से आदेश आया कि बाबा का नाम नहीं, अभी निपट चुके हो कहीं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, निपट जाओ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। और द्विवेदी जी आपका भी, राजपाल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और बहन भाइयों आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।